स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम अपने क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 6 जो है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही मजेदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके पहले के अंदर हमने चैप्टर 5 को कवर किया था, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम को। उम्मीद है ठीक है कि आपको वो सारे के सारे सेशन होते अच्छे लगे होंगे। और आज के सेशन के अंदर जैसा मैंने आपको अभी बताया चैप्टर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरीके से आज के इस पहले वीडियो के अंदर होता है हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ओवरव्यू को देखेंगे, और उसके साथ साथ होता है मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ बेसिक बातें जो हैं जिनका आपके लिए जानना समझना होता है बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को और माइंड मैप को क्रिएट करने के लिए वो भी जो है बताऊंगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर बोर्ड के अंदर, ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी साल मैंने भी रुता क्लास 12 पास आउट किया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से रुता पता है बोर्ड के अंदर अगर इंडिया से 4 मार्क्स पे या फिर 6 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, इंडिया वाली बुक से आते हैं, मैं इंडिया वाली बुक की यहाँ पे बात कर रहा हूं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा हूं, अगर 6 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आपके अगर पॉलिटिकल साइंस से इंडिया वाली बुक से आएंगे तो उसके 2 चैप्टर जो होते हैं वो सबसे फेवरेट होते हैं। पहला होता है चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और दूसरा होता है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ये 2 चैप्टर जो होता है बोर्ड के बहुत ही फेवरेट चैप्टर होते हैं। इनफैक्ट इस साल भी मैंने खुद ने आंसर लिखा था चैप्टर 6 से, जो था इमरजेंसी का क्वेश्चन जो था आया हुआ था, मैंने खुद ने जो था उसका आंसर लिखा था। तो मैं बताना आपको यहाँ पे ये चाह रहा हूं कि जो बोर्ड के हिसाब से अगर 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन देना होता है बोर्ड को, तो उसके सबसे पहला प्रेफरेंस जो होता है वो यही 2 चैप्टर होते हैं। ठीक है, इन्हीं 2 चैप्टर से होता है ज्यादा से ज्यादा जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस साल तो पैटर्न में बदल दिया गया है, जो हाईएस्ट मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। ठीक है, सो प्लीज इन 2 चैप्टर को बहुत 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 अच्छी तरीके से उतार के पढ़िएगा। और इनफैक्ट जो ये जो चैप्टर 6 है ये थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपको जो होता है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ आपको इस चैप्टर को जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इस जो वीडियोस में इस पे डालने वाला हूं चैप्टर 6 के ऊपर, उसको पढ़ने के बाद आपके इस चैप्टर से होता है एक भी मार्क्स जो होता है, चाहे वो 1 मार्क्स के हो, चाहे 6 मार्क्स के हो, 4 मार्क्स के हो, एक भी मार्क्स होता है इससे नहीं कटने वाले हैं। सिर्फ आपको करना यह है कि जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ाया है इस चैप्टर को भी, और जैसे मैं इस 6 वाले चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल आपको वैसे वैसे पढ़ते हुए जाना है, एक एक चीज को वैसे फॉलो करते जाना है। जैसे मैं कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाऊंगा वैसे आपको भी कनेक्ट करके चीजों को पढ़ते जाना है, ताकि आपके इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप अपने दिमाग में रहता उसको एक लंबे समय तक के लिए रख सके, उसको भूले ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से शांति से इस चैप्टर को हम पढ़ते जाने हैं। ठीक है, और लेकिन मेरा यहाँ पे ये मतलब कहने का बिल्कुल भी नहीं है कि जो बाकी के चैप्टर्स इंडिया वाली बुक्स के अंदर दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 चैप्टर जो होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर सैंपल पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर की पेपर देखेंगे, तो इन 2 चैप्टर से आपको क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा होता है मिलने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने क्वेश्चन होता है इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो एक बार आप यहाँ पहले रिवाइज कर लीजिए, पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली जाकर के मेरे नोट्स भी होता है इन दोनों चैप्टर्स के पढ़े हुए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने इन दोनों चैप्टर्स के डाले हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन होता है डाले हुए हैं, आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे, ठीक है, नोट्स अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिए। खैर वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, और उसके बाद आपको डायरेक्टली इसको क्वेश्चन होता है सॉल्व करने जो मैंने इंस्टाग्राम पे रखे डाले हुए हैं। ये सारे चीजें होता आप अगर कर लेते हैं, अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, नोट्स अपने बना लेते हैं, मेरे नोट्स को पढ़ लेते हैं, और अगर आप क्वेश्चन आंसर भी होता है अच्छे तरीके से ईमानदारी से होता है सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके कम से कम जो होता है 10 से 20 मार्क्स होता है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर तय हो जाएंगे। क्योंकि अगर 6 मार्क्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये 2 चैप्टर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही होता पता चलेगा। सो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही होता आपको पढ़ते हुए जाना है, वरना आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता लग सकता है। तो चलिए आज के सेशन के अंदर जो है हम इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन को और ओवरव्यू को कवर करेंगे, जिसका आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, जिसमें मैं आपको पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं। देखिए ये जो चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसमें बेसिकली जो इमरजेंसी पीरियड है, मैं उम्मीद करूंगा कि
आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, जो इमरजेंसी पीरियड था 1975 का और 1977 से लेकर के, ठीक है, 1975 1977 में जो इमरजेंसी पीरियड रहा है, ये इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी थी हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने 1975 में आपातकाल की जो था घोषणा की थी। आपातकाल जो था इमरजेंसी हमारे देश के अंदर लगाया था, करीब 18 महीने की जो था इमरजेंसी पीरियड लगा था, ठीक है। यही जो इमरजेंसी पीरियड जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 के अंदर लगाया था, जो 77 तक कंटिन्यू रहा, लगभग 18 महीने तक का, इसी पूरे टॉपिक को जो था हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो अब ये इमरजेंसी पीरियड को डिस्कस करने से पहले कि जो इमरजेंसी पीरियड है इसको डिस्कस करने के लिए, इसको बहुत ही डीपली समझने के लिए, ठीक है, आप खुद से जो होता है इसको आंसर डेवलप कर पाए, ठीक है। देखिए मेरा मकसद जो होता है वो आपको डिपेंडेंट बनाना नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर या फिर किसी और के ऊपर जो होता है डिपेंडेंट हो, ठीक है, जानने के लिए या फिर पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद जो होता है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको वो इंडिपेंडेंट बनाने का है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से जो होता है खुद के आंसर लिख सकें, अपने खुद के ओपिनियंस को होता है फॉर्मुलेट कर सकें, आप खुद से अपनी राय जो होता है वो दे सकें, और ये तभी हो पाएगा जब आप सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो प्लीज इस चैप्टर को होता है ध्यान से पढ़िएगा, और इस पूरे इमरजेंसी पीरियड को समझने के लिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में ब्रॉडली जो होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी है क्या, ठीक है, इसका बेसिक मतलब आपको देखना पड़ेगा। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के बारे में कि इमरजेंसी क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा होता है, मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखिए हमारे, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कोई पार्ट 18 पार्ट 18, हमारे संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक का इमरजेंसी प्रोविजंस को रुता रखा गया है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन को रुता रखा गया है। ये इमरजेंसी प्रोविजन है क्या, देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमारे देश के अंदर जो होता है वो बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन कैसी, कभी कभी हमारे देश के अंदर जैसे मान लो वॉर की वजह से, ठीक है, अगर युद्ध हो जाए, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण, ठीक है, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, या फिर आर्म्ड रेबेलियन के कारण, ठीक है, सैन्य विद्रोह होने की वजह से, इन तीनों कंडीशन की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारे देश के अंदर एबनॉर्मल सिचुएशन जो होते हैं वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जो नॉर्मल तरीके से हमारी डेमोक्रेसी जो फंक्शन करती है, ठीक है, जैसे भी नॉर्मल तरीके से हमारा देश चलता है, वैसे नॉर्मल तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी होती है वो इन तीनों सिचुएशन के अंदर जो है स्मूथली या फिर नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाती है, ठीक है। इन तीनों सिचुएशन में जब युद्ध हो जाता है, युद्ध चल रहा हो, या फिर सैन्य विद्रोह हो जाता है हमारे देश के अंदर, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, इन तीनों के केस में क्या होता है, हमारे देश के अंदर एक एबनॉर्मल सिचुएशन जो होती है क्रिएट हो जाती है, एबनॉर्मल कंडीशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, और इसी एबनॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, इसी एबनॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, इससे डील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे संविधान में आर्टिकल 352 360 पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी प्रोविजन को रुथा रखा था, आपातकाल के प्रावधानों को रुथा रखा था। आपातकाल के प्रावधान को क्यों रखा था, ताकि हमारे देश के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन अगर कभी क्रिएट हो जाती है, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे आर्म्ड रेबेलियन की वजह से हो, सैन्य विद्रोह की वजह से, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो, अगर इन तीनों के वजह से जो होता है हमारे देश के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी वो नॉर्मल तरीके से स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाती है, तो इसको रोकने के लिए इमरजेंसी प्रावधानों को रुथा रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहां पे बात ये आती है, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर रखा गया है, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ भी यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, एक होता है 352 का, ठीक है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, पूरे देश के अंदर लग जाती है। एक होता है 356 का, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, एक तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल भी इसको कहते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल इसमें क्या होता है, स्टेट की, ठीक है, जो स्टेट के अंदर अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है, अगर किसी राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करता है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उस स्टेट की जो असेंबली होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको भंग करके उस स्टेट का जो कंट्रोल होता है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। इसी को हम प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, ठीक है। इसमें पूरे देश के अंदर आपातकाल लग जाता है। और एक होता है 360, ये इसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे देश के अंदर कोई भी बहुत ही ज्यादा ग्रेव इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेव इकोनॉमिकल
क्राइसिस आ जाती है, ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हो अगर हमारे इकोनॉमिक कंट्री के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाती है जब, ठीक है, जब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी तरीके से डूब जाती है, तो उस डूबी हुई अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी होता लगाई जाती है। आपको कुछ भी यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसी का इस्तेमाल करके, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन रखा गया है, इसी इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी ने 1975 के अंदर, ठीक है, 25 जून 1975 के अंदर हमारे देश के अंदर आपातकाल की घोषणा जो थी वो कर दी थी। ये इमरजेंसी जो था, ये आपातकाल जो था वो लगा दिया था। इस आपातकाल के लगाने की वजह से होता क्या है, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी होती है, हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर होता है पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर बदल क्यों जाता है। देखिए अभी क्या होता है, जब इमरजेंसी लग जाता है तो इस इमरजेंसी की कंडीशन में जो ये फेडरल नेचर है हमारे गवर्नमेंट का, जो फेडरल नेचर हमारे गवर्नमेंट का है, अभी आप देख रहे होंगे नॉर्मल कंडीशन में पावर स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड होती है, स्टेट के अपने पावर से, सेंटर के अपने पावर हैं, दोनों अपने अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, सेंटर अपने सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट अपने सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाता है तो ये जो फेडरल नेचर हमारे कंट्री का जो है, ठीक है, ये जो फेडरल नेचर हमारे कंट्री का है, ये फेडरल नेचर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और हमारा देश यूनिटरी नेचर के ऊपर काम करने लगता है। हमारे देश के अंदर यूनिटरी नेचर के ऊपर काम करने लगता है, या फिर आप ये कह सकते हैं इमरजेंसी पीरियड के दौरान ये जो डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री के अंदर, ये जो डेमोक्रेसी होती है ये इमरजेंसी पीरियड के दौरान प्रैक्टिकली रूप से, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप से सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप से डेमोक्रेसी जो है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाती है और इमरजेंसी लगने की वजह से हमारे देश के अंदर एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। यूनिटरी मतलब कि सारी की सारी पावर जो है, सारी की सारी अथॉरिटी जो है, ठीक है, जितनी भी पावर जो हमारे संविधान के अंदर है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जाती है, ठीक है। इमरजेंसी पीरियड के दौरान स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है, सारी की सारी पावर अथॉरिटी सब कुछ जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कानून चाहे वैसे कानून पास कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून पास कर सकता है, उसके लिए फैसले ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है इमरजेंसी पीरियड के दौरान होती है, ये आपको होता है ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सारी बातें आपको लिए जानना जो होता है बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी, आपको इमरजेंसी के दौरान होता क्या है ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि इमरजेंसी के दौरान हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेसी होती है वो सस्पेंड हो जाती है प्रैक्टिकली, जो फेडरल नेचर है वो सस्पेंड हो जाता है और यूनिटरी नेचर हो जाता है, सारी पावर उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहती है और किसी के पास पावर नहीं रहती है, वो जो चाहे वैसे कानून बना सकती है, वैसे फैसले ले सकती है, जैसा भी मैंने आपको बताया। अब इसी इमरजेंसी का यूज करके इंदिरा गांधी जी ने, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसका यूज करके 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने जो था हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाया था 25 जून 1975 को। लेकिन ये जो इमरजेंसी जो है, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, इसको हमारे देश की जो राजनीतिक इतिहास है, ठीक है, हमारे देश का जो राजनीतिक इतिहास है उस राजनीतिक इतिहास के ऊपर लगा हुआ सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है, ठीक है। ये जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के ऊपर लगाई थी, इस इमरजेंसी को हमारे भारत की राजनीति के ऊपर लगा हुआ सबसे बड़ा काला धब्बा जो होता है माना जाता है। ये इमरजेंसी पीरियड जो था जिसको इंदिरा गांधी जी ने इंपोज किया था, इसको हमारे डेमोक्रेसी का एक डार्क फेस माना जाता है, ठीक है, एक डार्क फेस जो होता है इसको माना जाता है हमारे डेमोक्रेसी का, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी का इसको एक डार्क फेस जो होता है माना जाता है। अब इसको जो है डार्क फेस क्यों माना जाता है, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई उसको डार्क फेस क्यों माना जाता है आखिरकार, हम यही जो होता है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि ये इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इसको डार्क फेस या फिर उसको हमारे भारत की राजनीति के ऊपर लगा हुआ काला धब्बा क्यों माना जाता है। उसके साथ साथ जो होता है हम इस चैप्टर को होता है डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर के ओवरव्यू को देख रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इसके पीछे रीजन क्या थे, ठीक है, रीजन क्या थे, उन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई। उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी क्या उसके पीछे कोई ऑथेंटिक रीजन था, जो इंदिरा गांधी जी ने जो कारण बताए थे इमरजेंसी लगाने के पीछे, क्या वो वास्तविक में कोई वो ऑथेंटिक रीजन थे, वो लीगल रीजन थे या फिर सिर्फ एक बहाना था। क्या वो जो जिन कारणों की वजह से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई क्या वो एक ऑथेंटिक या फिर एक लीगल रीजन थे या फिर सिर्फ एक बहाना था, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इमरजेंसी जो लगाई उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने, क्या वास्तव में इमरजेंसी लगाना जरूरी था या फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी हमारे देश की
जो कंडीशन जो थी उसको रिस्टोर किया जा सकता था। ठीक है, इमरजेंसी लगाना जरूरी था या फिर नहीं था, हम ये भी होता है इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। ठीक है, इस इमरजेंसी ने हमारे देश की राजनीति के ऊपर, समाज के ऊपर, हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर जो था क्या क्या प्रभाव डाला, हम वो भी जो था इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने की जो था कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि इस इमरजेंसी को होता है हमारे भारत की राजनीति का जो है काला दौर क्यों माना जाता है, वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ इस इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, वो भी रोता जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का रोता कहना है, जो इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर थे, कि ये जो इमरजेंसी पीरियड लगाया गया था ये जायज था। ठीक है, ये लीगल था, ये इलीगल नहीं था। वही कुछ लोग जो इंदिरा गांधी जी के जो अपोजिशन में है, ठीक है, जो क्रिटिक्स थे, उनका कहना था कि इमरजेंसी जो लगाया गया था ये इलीगल था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी ने जो था वो हमारे देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो था इमरजेंसी लगाया था। तो अब कौन सही है, इनमें से कौन गलत है, ठीक है, ये भी होता हम जानने की इस चैप्टर के अंदर होता कोशिश करेंगे। इस इमरजेंसी पीरियड से, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, इससे जो था हमको क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है, नेगेटिव क्या क्या सीखने को मिला, पॉजिटिव क्या क्या सीखने को मिला इस इमरजेंसी से। ठीक है, हम वो भी जो था इस चैप्टर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इस इमरजेंसी के बाद जो था आखिरकार क्या हुआ, जब इमरजेंसी पीरियड हट गया उसके बाद आखिरकार क्या हुआ। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि जनता पार्टी जो बनती है, पहली बार भारत की राजनीति में कोई एक नॉन कांग्रेस पार्टी जो है पावर में आती है। ठीक है, जनता पार्टी 1977 के अंदर। तो जनता पार्टी क्यों आई, लोगों ने उसको समर्थन क्यों दिया, क्या जनता पार्टी सक्सेसफुल थी या फिर जनता पार्टी जो थे फेल हो गई थी। ठीक है, क्या ये जनता पार्टी का बनना जो था सक्सेसफुल था या फिर ये भी फेल हो गया था, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम एक ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि 1980s के बाद, 1980 के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी जो थे पावर में आ जाती हैं। ठीक है, वही इंदिरा गांधी जी जिन्होंने 18 महीने तक हमारे देश को एक तरीके से, हमारे देश के लोकतंत्र को जो था जेल में बंद करके रखा, वही इंदिरा गांधी जी जो है दोबारा 1980s में वापस आ जाती हैं। तो वो 1980s में दोबारा वापस क्यों आई, ठीक है, इतना ज्यादा जो था लोगों को परेशान करने के बाद, अत्याचार करने के बाद जो था वो क्यों आई दोबारा 1980s में वापस, हम वो भी रोता देखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर रोता अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके लिए जानना जो था बहुत ज्यादा जरूरी थी। बाकी की चीजें जो होता है हमारे जो शुरुआती टॉपिक्स है उनको हम अगले वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो था इसका प्रॉफिट जो था उठा सके। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।